हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो रिवीजन सीरीज़ जो है, रिवीजन नोट्स की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, उसमें आज तीसरा अध्याय है। 2 अध्याय हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। तो उन क्लासेस से जैसे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला और सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और इनसे जो बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें। हम लोग आज तीसरे अध्याय को देखते हैं। तीसरा अध्याय है प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। तो इन जो भारतीय कला के प्रमुख केंद्र आते हैं प्राचीन, उनमें क्या क्या है? तो जोगीमारा है, अजंता हुआ, बाघ गुफा हुई, बादामी गुफा हुई, सित्तनवासल, सिंगिरिया, एलोरा और एलिफेंटा। ये सारी जो गुफाएं हैं ये भारतीय प्राचीन जो कला केंद्र हैं प्रमुख, उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। तो आज के चैप्टर्स में हम लोग यही देखेंगे कि ये जो सारी गुफाएं हैं उन सारी गुफाओं से जो जो पॉइंट बनते हैं उन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे आज। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को शेयर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें है जोगीमारा गुफा। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है। तो जो भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ है वो कहाँ से माना जाता है? तो वो जोगीमारा की गुफाओं से माना जाता है। ठीक, इसका पहला पॉइंट क्या है कि भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का जो आरंभ है वो जोगीमारा से माना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जोगीमारा गुफा से, ये रामगढ़ पहाड़ी, यहाँ पे ये सीता बेंगड़ा, ये प्राचीन नाट्यशाला है। ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये देखिए, ये रामगढ़ पहाड़ी का है, सीता बेंगड़ा गुफा का है, ये प्राचीन नाट्यशाला थी। देखते हैं अगला पॉइंट है जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो जो जोगीमारा से चित्र प्राप्त हुए हैं वो कैसे चित्र हैं? जो जोगीमारा से चित्र प्राप्त हैं वो भित्ति चित्र हैं। ठीक, अगला पॉइंट है जोगीमारा गुफा है। जोगीमारा जो गुफा है वो किस काल की गुफा है? तो वो मौर्यकालीन गुफा है। इसका जो टाइम है वो क्या है? 300 ईसा पूर्व की है ये गुफा। जो जोगीमारा गुफा है ये मौर्यकालीन गुफा है और इसका जो टाइम है वो 300 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? देखिए, पूछा है जोगीमारा जो गुफा है ये कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ? देखिए, पूर्व में मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में है ये। ठीक, पूछा जाए जोगीमारा गुफा कहाँ है तो जोगीमारा गुफा जो है वो छत्तीसगढ़ में है और ये कहाँ? पूर्व में मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो जो जोगीमारा गुफा है वो किस पहाड़ी, देखिए जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये रामगढ़ की पहाड़ी में है। ठीक, ये रामगढ़ की पहाड़ी में। इसका जो राइट आंसर होगा जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो जोगीमारा की गुफाएं हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो भित्ति चित्र के लिए हैं। ठीक, देखिए जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो भित्ति चित्र के लिए हैं फेमस। तो पूछा जाएगा कि जोगीमारा किस लिए है? तो वो जोगीमारा भित्ति चित्र के लिए फेमस है। अगला पॉइंट कह रहा है जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह, देखिए ध्यान से देखिए, पूछा है जोगीमारा के समीप वह गुफा, देखिए वह गुफा जो है एक प्रेक्षागृह, या प्रेक्षागृह मतलब नाट्यशाला थी। ठीक, ध्यान से देखिए, जो पूछा है क्या नाट्यशाला थी, वो कौन सी थी? जो जोगीमारा के समीप एक गुफा स्थित है जो एक प्रेक्षागृह के नाम से जानी जाती है, मतलब प्रेक्षागृह मतलब नाट्यशाला, उसका नाम क्या? वो सीता बेंगड़ा। जो अभी हमने फिगर आपको ऊपर दिखाया था चित्र, वो वही गुफा थी, सीता बेंगड़ा गुफा। ठीक, ये कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। और जो जोगीमारा गुफा है वो किस पहाड़ी में है? वो वही तो है ना। देखिए जोगीमारा के समीप जो एक गुफा स्थित है
वो कौन सी गुफा है? प्रेक्षागृह वाली गुफा, ये सीता बेंगड़ा है। तो ये कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में। और जोगीमारा जो गुफा है वो भी कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी। ठीक, पूछा है एशिया की जो सबसे प्राचीन नाट्यशाला थी वो कौन सी थी? तो वो सीता बेंगड़ा की गुफाएं थी। ठीक, यही है। देखिए पूछा है एशिया की सबसे जो प्राचीन, देखिए ध्यान से देखिए, एशिया की सबसे प्राचीन जो नाट्यशाला है वो क्या है? वो सीता बेंगड़ा है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा सीता बेंगड़ा। अगला देखते हैं। इसमें दिया है जोगीमारा से प्राप्त चित्र। ठीक, इसमें दिया है जो पॉइंट की जोगीमारा से प्राप्त चित्र। देखते हैं इसमें क्या है। वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया। देखिए जो जोगीमारा के से चित्र प्राप्त हैं उनका दिया है डिटेल्स में कि वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदार और कौन? समरेंद्र नाथ गुप्त। ठीक, इन्होंने जोगीमारा चित्रों का जो अध्ययन किया, ठीक, इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया। किसने? वर्ष 1914 में असित कुमार हलदार थे और समरेंद्र नाथ गुप्त थे। ठीक, इन्होंने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया और इनके संबंध में जो है क्या पेश किया? विवरण दिया, प्रस्तुत किया। इन्होंने इसमें प्राप्त 7 चित्रों के, ठीक, ये जोगीमारा से जो चित्र प्राप्त हैं, देखिए इसमें क्या है, इन्होंने इसमें प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन दिया है। ठीक, जो इस प्रकार है, मतलब जो 7 चित्र हैं उनका जो खंडित प्रमाण मतलब खंडित अवशेष हैं वो खंडों में हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसका जो है ध्यान से देखिए, वर्ष 1914 में असित कुमार हलदार और समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया, इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया। जोगीमारा के जो चित्र प्राप्त हुए हैं, जोगीमारा के जो गुफाओं के चित्र हैं उनका अध्ययन किया, उसके बाद इसका संबंध में विवरण पेश किया। उन्होंने इसमें प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन दिया, जो इस प्रकार है। देखिए अब ये खंड में है कि जो चित्र दिए वो खंड में। देखिए प्रथम खंड क्या कह रहा है? प्रथम खंड कह रहा है इस दृश्य में, देखिए ध्यान से देखिए, प्रथम खंड जो कह रहा है इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियाँ, ठीक, जो कुछ आदमियों की आकृतियाँ हैं तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। ठीक, किसके? जो प्रथम खंड है उस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियाँ हैं, ठीक, और कुछ किसके हैं? हाथियों के हैं, और जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति। ठीक, देखिए ध्यान से, प्रथम खंड में क्या क्या है? इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियां और हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति, कदाचित यह मछली नहीं मगर है। ठीक, यह जो है मगरमच्छ की आकृति है, अंकित है। यह चित्र गजगृह की, देखिए ये चित्र जो है वो गजगृह की पौराणिक कथा से संबंधित है। ठीक, जो प्रथम खंड में दिए हैं। और द्वितीय खंड क्या कह रहा है? द्वितीय खंड कह रहा है इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। जो प्रथम खंड कह रहा है उसमें कुछ आदमियों की आकृतियां और हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं, और जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति अंकित है। ठीक, और जो दूसरा खंड कह रहा है उसमें कह रहा है इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। देखते हैं तृतीय खंड क्या कह रहा है। तृतीय खंड कह रहा है इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, देखिए इसमें क्या कह रहा है, तृतीय खंड में जो कह रहा है वो कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है। ठीक, इस चित्र में लाल लिली मतलब कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। तृतीय खंड में क्या कह रहा है कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है, और इस चित्र में लाल लिली मतलब कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला खंड क्या है? अगला खंड है चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड कह रहा है इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। ठीक, जो चौथा खंड है उसमें कैसे चित्र है? इस चित्र में गुड़िया जैसे बौने
आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित है। ठीक, इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। ठीक, चतुर्थ खंड क्या है कि इस गुड़िया जैसे जो बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य हैं चित्रित किए गए हैं और इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। और आगे देखते हैं अगला खंड क्या है। पंचम खंड में है, इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है। ठीक, देखिए ध्यान से दिया है पंचम खंड में क्या दिया है। इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है, संभवतः वो नर्तकी लगती है। ठीक, संभवतः वो क्या लगती है, नर्तकी। और उसके चारों ओर गायन वादन के में जो है रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पालथी मारे बैठी बनाई गई हैं। ठीक, देखिए ये इसमें दिया है, इस दृश्य में एक स्त्री लेटी है, संभवतः वो क्या लगती है, वो नर्तकी लगती है। और उसके चारों ओर गायन में वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियां पालथी मारे बैठी बनाई गई हैं। छठा खंड कह रहा है, छठा खंड जो है वो कह रहा है, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। जो छठा खंड है वो कह रहा है, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों, देखिए इसमें कह रहा है प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। ठीक, अगला देखते हैं पॉइंट। अगला खंड जो कह रहा है वो है सातवां खंड। सातवें खंड में क्या कह रहा है, इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। ठीक, ये हुआ सातों खंड। प्रथम खंड में क्या है, प्रथम खंड में है कि कुछ आदमियों की आकृतियां हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं और जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति अंकित है। ठीक, द्वितीय खंड जो कह रहा है वो कह रहा है कुछ व्यक्ति जो हैं वो एक वृक्ष के नीचे बैठे जो हैं विश्राम कर रहे हैं। और तृतीय खंड कह रहा है कि इसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, देखिए तृतीय खंड क्या कह रहा है, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है और उस चित्र में लाल लिली मतलब कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। चतुर्थ खंड कह रहा है कि इस चित्र में, चतुर्थ खंड के जो चित्र हैं उसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य जो हैं चित्रित किए गए हैं और जो इस चित्र में मनुष्य बने हैं उनके सिर पर चोंच बनाई गई है। और पंचम खंड कह रहा है कि एक स्त्री लेटी है जो संभवतः क्या लगती है, नर्तकी लगती है। उसके चारों ओर गायन वादन में लुप्त मतलब रत जो है मानव आकृतियां पालथी मारकर बैठी हुई बनाई गई हैं। छठा खंड कहता है कि इस चित्र में प्राचीन ढंग से जो है रथों जैसे चैत्यों का अंकन किए दिखाई पड़ता है। और सातवां खंड है कि ग्रीक रथों के समान जो है उसमें भवन बनाए गए हैं। तो ये हुआ जोगी मारा से जो चित्र प्राप्त हुए थे वो खंड में है, वो 7 खंड में। किसके इस पर इस बात को किसने कहा, तो ये जो है असित कुमार हलदर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने इन चित्रों के अध्ययन किया, उसके बाद फिर इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया और ये जो है 7 खंडों में इन अवशेषों का जो जोगी मारा गुफा के चित्रों का है उसका वर्णन किया है इन्हीं 7 खंडों में। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है, यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंचन कहाँ होता है। आप देखिए, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंचन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, सीता बेंगड़ा नाट्यशाला या प्रेक्षागृह में। ठीक, अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट है, वर्ष 1914 में जोगी मारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी, तो किसने तैयार की थी, वर्ष 1914 में जोगी मारा के जो चित्रों की प्रतिलिपियां थी वो असित कुमार हलदर और किसने, समरेंद्र नाथ गुप्त ने। अभी हम लोगों ने देखा, इन्होंने क्या बताया था कि जो जोगी मारा से चित्र प्राप्त हैं वो 7 खंडों में हैं, उनके अवशेष जो हैं उनका वर्णन इन्होंने 7 खंडों में दिया। तो ये कब खोजे, मतलब ये इन्होंने कब दिया, 1914 ईस्वी में। ठीक, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, सुतनिका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ है, तो वो कहाँ हुआ, जो सुतनिका और देवदीन हैं इनके प्रेम प्रसंग का चित्रण है वो जोगी मारा में हुआ है। तो अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, जोगी मारा के चित्र जो हैं वो कहाँ बने हैं। देखिए, जो चित्र बने हैं जोगी मारा के वो छत पर बने हुए हैं। ठीक, जोगी मारा के जो चित्र हैं वो छत पे बने हुए हैं। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है,
जोगीमारा गुफा की माप है, जोगीमारा की जो गुफा की माप है वो क्या है, 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची। तो मतलब 10 × 6 × 6 हुआ। ठीक, देखिए ये हुआ 6 फीट हुआ। ठीक, तो जोगीमारा के जो गुफा की माप है, जोगीमारा की माप जो है वो क्या है, 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है। ठीक, अगला पॉइंट है जोगीमारा के चित्र मिलते जुलते हैं। जोगीमारा के जो चित्र हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, तो वो भरहूत और सांची की कला से मिलते हैं। किससे हैं, भरहूत और सांची की कला से मिलते जुलते चित्र हैं। जोगीमारा के जो चित्र हैं वो भरहूत और सांची की कला से मिलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है जोगीमारा के चित्रों के विषय हैं। ठीक, जो जोगीमारा गुफा के चित्र हैं उनका विषय क्या था, उनका विषय जो है वो जैन धर्म है। ठीक, क्या है, जैन धर्म, इनका विषय जो है वो जैन धर्म। अगला देखते हैं अजंता की गुफाएं। अब इनका देखते हैं डिटेल में, जो पॉइंट्स बनते हैं उनको। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं, तो वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, जो अजंता की गुफाएं हैं। ठीक, इसमें अगला देखते हैं। देखिए ये तो हुआ ना, ये हमारा हो गया। देखिए ये है अजंता की गुफाएं। आपको ये फिगर देखिए इतना क्लियर नहीं है, बट फिर भी जो है आप लोग देखिए, ये अजंता की गुफाएं कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद जिला है और महाराष्ट्र में ये है। ठीक, अजंता की गुफाएं। अगला देखते हैं इसमें पॉइंट जो है अजंता का। इसमें दिया है अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था। तो अजंता के पहले किस गुफा में हुआ था, तो वो जोगीमारा में हुआ, जो हम लोगों ने अभी आगे जो है जस्ट ही पढ़ा है। तो अगला देखते हैं पॉइंट है अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था। तो जो अजंता की गुफाएं हैं उसको सबसे पहले किसने देखा था, तो वो ह्वेनसांग ने देखा था। किसने, ह्वेनसांग ने देखा था। इसमें अगला पॉइंट है अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी। तो जो अजंता की गुफाएं हैं उसकी खोज सबसे पहले किसने की, तो उसकी खोज जो सबसे पहले की थी वो जॉन स्मिथ ने की थी। कब की थी, 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को। किसने किया, जॉन स्मिथ ने किया। कब किया, 28 अप्रैल 1819 को। अजंता गुफाओं की खोज जो की जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को। देखते हैं अगला हम लोग। ये देखिए इसमें दिया है बौद्ध संगीतियाँ दी हैं कि कब कब कहाँ कहाँ हुई। चारों बौद्ध संगीतियाँ जो हुई हैं वो कब और कहाँ हुई, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसलिए देखना है क्योंकि जो अजंता की गुफाएं हैं इनके जो चित्र हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो बुद्ध से रिलेटेड हैं। इसीलिए हमको ये देखना है कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, चारों बौद्ध संगीतियाँ, इनको डिटेल्स में देखना है कि कहाँ हुई थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो देखिए बौद्ध संगीतियाँ दी हैं। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई वो कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई वो राजगृह में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई, सप्तपर्णी गुफा। ठीक, अगला देखते हैं समय इसका जो दिया है, प्रथम बौद्ध संगीत का जो समय दिया है 483 ईसा पूर्व। उस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और जो इसके शासनकाल, मतलब किसका शासनकाल था उस समय, जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई तो किसका शासनकाल था, अजातशत्रु। और कौन से वंश था, हर्यक वंश से थे ना, तो इसका जो होगा क्या हो, शासनकाल अजातशत्रु का था। स्थान जो था वो राजगृह था। समय जो था वो 483 ईसा पूर्व था। और जो अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीत के समय वो कौन थे, महाकश्यप थे। और जो उद्देश्य था उसका क्या था, प्रथम बौद्ध संगीत का उद्देश्य जो था वो था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना था। इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि बुद्ध के उपदेश को 2 पिटक में, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना। देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुई वो कहाँ हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। समय 383 ईसा पूर्व में हुई। उस समय अध्यक्ष कौन थे, साबकमीर थे या सर्वकामनी। देखिए उस समय जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई उस समय अध्यक्ष जो थे वो साबकमीर या सर्वकामनी।
और किसका शासनकाल था? कालाशोक का। कालाशोक शिशुनाग वंश से थे। ठीक, और इस द्वितीय बौद्ध संगीत का जो उद्देश्य था वो क्या था? द्वितीय बौद्ध संगीत का जो उद्देश्य था वो था अनुशासन को लेकर मतभेद में समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंघिक दो भागों में बट गया। ठीक, देखिए उद्देश्य जो था उसका क्या था? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया। किसमें? अस्थाविर एवं महासंघिक, यही इसका उद्देश्य था। और देखते हैं तीसरा जो हुआ बौद्ध संगीत वो कहाँ हुआ? तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई वो पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? 251 ईसा पूर्व में हुई। जो समय था वो इसका क्या था? 251 ईसा पूर्व। और जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक, जो तृतीय बौद्ध संगीत के समय जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक, और जो शासनकाल था वो किसका शासनकाल था? तो अशोक का शासनकाल था। अशोक का किस वंश से? मौर्य वंश से थे। और जो इसका उद्देश्य था इस तृतीय बौद्ध संगीत का वो क्या था? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके, देखिए जो इसका उद्देश्य था क्या है? संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। ठीक, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। इसका इतना उद्देश्य देखिए, इसका क्या क्या देखिए, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया तृतीय बौद्ध संगीत में, और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया। और जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसको जोड़ा गया तृतीय बौद्ध संगीत में। तो इसका उद्देश्य यही था। अगला देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत ही कब और कहाँ हुई, देखते हैं। जो दिया है चतुर्थ बौद्ध संगीत वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक, इसका जो समय है लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी दिया है। ठीक, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ हुई? कश्मीर के कुंडलवन में। समय जो दिया है वो लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वसुमित्र एवं अश्वघोष। ठीक, वसुमित्र और अश्वघोष ये उपाध्यक्ष। ठीक, किसका शासनकाल था उस समय? कनिष्क का। कनिष्क किस वंश से थे? कुषाण वंश से थे। इसका जो उद्देश्य था चतुर्थ बौद्ध संगीत का वो क्या था? उद्देश्य क्या था इसका? बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजन। तो बौद्ध धर्म के जो दो संप्रदाय थे वो कौन थे? पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। तो इसमें विभाजन ही जो है इसका मेन उद्देश्य था। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, देखते हैं अगला पॉइंट है अजंता गुफाओं तक। देखिए यहाँ अगला पॉइंट है अजंता गुफाओं तक पहुँचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन तथा सुविधा स्थान है। ठीक, अजंता गुफाओं तक पहुँचने के लिए जो निकटतम रेलवे स्टेशन या जो सुविधा वाला स्थान है वो क्या, वो कहाँ है? तो वो जलगांव है। ठीक, जब आपको अजंता गुफाओं तक जाना होगा तो जो निकटतम रेलवे स्टेशन या जहां आप सुविधा से पहुंच सके वो स्थान कौन सा है? तो जलगांव है। अगला पॉइंट है किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ? तो किस गांव के नाम, कहाँ है? अजिष्ठा नामक या अजिंठा नामक एक गांव है, उसी के आधार पर जो है ये अजंता का नाम पड़ा है। तो किस नाम, मतलब किस ग्राम के नाम पे? तो अजिष्ठा था या अजिंठा था या अजंता था, इसी के नाम पे जो है अजंता का जो नामकरण हुआ है अजंता गुफा का वो इसी गाँव के नाम पर हुआ। अजिष्ठा भी था, अजिंठा और अजंता। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गईं? तो जो अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रियां थीं भित्ति चित्र थे, उनकी जो अनुकृतियां थी वो सबसे पहले किस अंग्रेज द्वारा बनाई गई? तो वो रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट गिल के द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अजंता भित्ति भित्ति चित्रों की जो रचना है किस राजवंश के शासन काल में हुई? ठीक, तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उनकी जो रचना हुई वो किस राजवंश के शासन काल में हुई? तो वो गुप्त के जो है शासन काल में हुई थी। ठीक, अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट कह रहा है अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है। तो जो अजंता की चित्रकला है वो सातवाहन और गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक, या गुप्त काल से संबंधित है। तो जो इसका देखिए गुप्त वंश में जो अजंता का सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन कार्य जो हुआ था वो गुप्त वंश में हुआ था। तो अजंता की जो चित्रकला है वो किस काल से संबंधित है, तो सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है, ठीक। अगला पॉइंट कह रहा है अजंता गुफा कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई, ठीक। जो अजंता गुफा है वो कितने वर्ष में, तो वो 850 वर्षों में। देखिए पूछा है अजंता गुफा कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई। जो अजंता गुफा है वो कितने वर्षों में, तो ये 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई। अगला देखते हैं। इसमें दिया है अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं, ठीक। जो अजंता के सबसे प्राचीन चित्र हैं वो किस गुफा में पाए जाते हैं, तो गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 में पाए जाते हैं। अजंता के सबसे प्राचीन जो चित्र हैं वो गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 में पाए जाते हैं, ठीक। अगला पॉइंट दिया है सबसे बाद में चित्रित गुफा है। जो अजंता की गुफा है उसमें जो सबसे बाद में चित्रित गुफा है वो कौन सी गुफा है, तो वो गुफा पहली गुफा है। जो सबसे बाद में चित्रित है तो वो पहली गुफा है, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की, ठीक। वो कौन से पाश्चात्य कला समीक्षक थे जिन्होंने अपने लेखों के माध्यम से अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उसके जो विराट सौंदर्य है उसकी सराहना की थी, तो वो कौन थे, तो वो थे ईवी हैवेल। कौन थे, ईवी हैवेल। तो देखिए इसने पूछा है कि पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम, तो वो कौन थे, ईवी हैवेल थे, ठीक। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक। कौन है, देखिए पूछा क्या है, भारतवर्ष में, इसमें क्या पूछा है, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का जो इतिहास है, ये इतिहास जो नामक पुस्तक है, क्या भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के इतिहास के नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो लामा तारानाथ है। इसके जो लेखक हैं वो लामा तारानाथ हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो लामा तारानाथ थे ये तिब्बती इतिहासकार थे। देखिए यहाँ पूछा भी है कि तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की जिन 3 शैलियों का वर्णन किया वो कौन सी थी। जो तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ, उन्होंने जो बौद्ध चित्रकला की 3 शैलियों का वर्णन किया वो कौन सी थी, तो जो पहली शैली है वो देव शैली है, ठीक। कौन है, देव शैली पहली। दूसरी जो है वो नाग शैली है। तीसरी जो है वो यक्ष शैली है। तो इन्होंने कितनी शैलियों का वर्णन किया है, 3 शैलियाँ। पहली देव शैली, दूसरी नाग शैली, तीसरी यक्ष शैली, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं। तो अजंता में जो गुफाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहली गुफा जो है वो बिहार है और दूसरी गुफा जो है वो चैत्य है। कितनी गुफाएं हैं, 2। पहला जो है वो बिहार है, दूसरा जो है वो चैत्य है, ठीक। अगला पॉइंट है बिहार गुफा है। जो बिहार गुफा है वो क्या है, तो वो बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह है, ठीक। जो बिहार गुफा है वो बौद्ध भिक्षुओं का क्या है, वो आवास गृह है। और जो चैत्य गुफा है वो बौद्ध भिक्षुओं का जो है पूजा स्थल या उपासना स्थल है। तो इसमें देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसमें है अगला पॉइंट। देखिए यहाँ पूछा भी है कि चैत्य गुफा क्या है। जो चैत्य गुफा है वो क्या है, तो वो बौद्ध भिक्षुओं का जो है उपासना स्थल या जहाँ वो लोग पूजा करते थे उस स्थल को क्या माना जाता था, चैत्य गुफा। या अगला देखते हैं पॉइंट इसमें, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। अजंता में जो गुफाएं हैं वो कितनी हैं, देखिए अजंता में कितनी गुफाएं हैं, 30, ठीक। अगला पॉइंट कह रहा है अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या था। तो जो अजंता की गुफाएं थी वो किससे रिलेटेड थी, बौद्ध से थी। तो इसका क्या होगा आंसर कि अजंता गुफाओं का जो मुख्य विषय था वो बौद्ध था और जो अजंता में गुफाओं की संख्या थी वो थी 30। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं, ठीक। अजंता में जो जातक कथाएं हैं वो कितनी हैं, देखिए यहाँ पूछा है कितनी जातक कथाएं हैं, तो कितनी है, 547 जातक कथाएं हैं अजंता में।
जो जातक कथाओं की संख्या है वो क्या है, 547 है जातक कथाएं। और जो जातक कथाओं की भाषा है वो क्या है, वो जातक कथाओं की, देखिए यहाँ जातक कथाओं की जो भाषा है वो क्या है, वो पाली है। ठीक। और जो जातक कथाएं होती हैं वो क्या हैं, देखिए यहाँ तीनों देखिए दिया है। जो जातक कथाएं हैं वो क्या है, वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, वो जातक कथा कहलाती है। ठीक। जो जातक कथा होती है वो क्या होती है, बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथा जो है वो जातक कथा होती है। और जो जातक कथाओं की भाषा है वो क्या है, जातक कथाओं की भाषा पाली है। और अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं, तो 547। आप लोग देखिए यहाँ से याद कीजिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी कि जातक कथाएं क्या हैं। अब यहाँ से अगर याद करेंगे तो जातक कथाएं चित्रित हैं कितनी हैं, तो 547। इनकी जो भाषा है वो पाली है। जातक कथाएं क्या हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं ही जातक कथाएं होती हैं। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अजंता के चित्र संबंधित हैं। जो अजंता के चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो अजंता के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से या बुद्ध से संबंधित हैं। तो जो ये होगा इसका राइट क्या होगा, कि राइट आंसर जो होगा अजंता के चित्र किससे संबंधित है, तो बौद्ध से या बुद्ध धर्म से संबंधित या बुद्ध से संबंधित हैं। ठीक। अगला देखते हैं। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है। ठीक, पूछा है अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है, तो किस में बनी है, गुफा संख्या फर्स्ट में बनी है। ठीक। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया है अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है। जो अजंता की गुफा संख्या 1 है उसका जो निर्माण काल है वो 7वीं शताब्दी है। ठीक, कौन सा है, 7वीं शताब्दी। अगला देखते हैं। अगला दिया है पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है, कहाँ है, देखिए पूछा है पद्मपाणि बोधिसत्व जो है वो कहाँ है, तो वो अजंता गुफाओं में है। ठीक, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, पद्मपाणि बोधिसत्व जो है अजंता गुफा में, तो ये होगा अजंता गुफा में। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है। देखिए अब यहाँ भी पूछा है, ऊपर पूछा है कि पद्मपाणि, देखिए ऊपर क्या पूछा है, अगला पॉइंट इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो है पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है, तो वो अजंता गुफा में है। अब इस क्वेश्चन में देखिए अब क्या पूछा है कि जो विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अंकन हुआ है या जो चित्र है, देखिए इसमें वो कहाँ है, अजंता की, अजंता में तो है लेकिन अजंता की किस गुफा में है, तो वो किस गुफा में है, गुफा संख्या 1 में है। तो जो इसका राइट होगा आंसर वो क्या होगा कि पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र जो है वो अजंता गुफा में है। अजंता गुफा में भी किस गुफा में है, तो गुफा संख्या फर्स्ट में है। अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व का है। ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं इसको देखिए, ये चित्र जो है ये पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र है। ये कहाँ है, अजंता में। गुफा संख्या किसमें है, गुफा संख्या फर्स्ट में है। अगला देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा है अगला पॉइंट अजंता गुफा में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है। जो 1000 बुद्ध का जो चित्र है वो किस गुफा संख्या में है, तो वो गुफा संख्या 2 में है। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट कह रहा है अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। तो जो अजंता चित्रकला का माध्यम है वो क्या है, मुख्य रूप से टेम्परा है। जो अजंता का माध्यम है वो क्या है, टेम्परा है। लेकिन विकल्प में अगर टेम्परा ना दिया हो तो वो कहाँ, उसमें क्या लगा सकते हैं हम, आप फ्रेस्को से तकनीक लगा सकते हैं। ठीक। अगर चित्र अगर ऑप्शंस में दिए हैं टेम्परा तो आप लोग टेम्परा ही लगाएं, लेकिन अगर नहीं दिया है टेम्परा, ऑप्शंस में दिया है फ्रेस्को तकनीक, तो आप लोग फ्रेस्को तकनीक भी लगा सकते हैं, वो भी राइट आंसर माना जाएगा, फ्रेस्को तकनीक भी। ठीक। तो जो अजंता चित्रकला का माध्यम है वो मुख्य रूप से टेम्परा ही है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं। ठीक। जो देखिए इसमें भी वही पूछा है, माध्यम ही पूछा है कि वो किस माध्यम में निर्मित किए गए हैं। तो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं तो वो टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि दोनों दिया है, तो यहाँ दिया है मिश्रित विधि में।
ठीक, देखिए यहाँ दिया है मिश्रित विधि में भी है। ठीक, तो जो अजंता के भित्ति चित्र हैं उनका माध्यम या विधि जो है वो टेम्परा या फ्रेस्को विधि दोनों है। ठीक, तो यहाँ भी ऊपर ही यही दिया था कि जो है इनका जो अजंता चित्रकला का माध्यम है वो टेम्परा है, लेकिन अगर नहीं है तो वो फ्रेस्को तकनीक भी है, तो यह मिश्रित विधि भी है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। जो अजंता का भित्ति चित्र है वो सबसे उत्तम उदाहरण किस माध्यम का है, तो वो मिश्रित माध्यम का, क्योंकि टेम्परा और फ्रेस्को विधि दोनों है तो इसलिए ये मिश्रित विधि का होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है। तो जो अजंता के भित्ति चित्र हैं वहाँ जो रंगों का उपयोग हुआ है वो सर्वाधिक कौन से रंग हैं, तो वो खनिज रंग हैं। ठीक, अगला पॉइंट है देखिए, कह रहा है गौतम बुद्ध का उपदेश था। गौतम बुद्ध का जो उपदेश था वो क्या था, चरत भिखवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसमें क्या है, जो ही गौतम बुद्ध का उपदेश था वो चरत भिखवे बहुजन और हिताय बहुजन सुखाय, यही था इसका। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। बाकी अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर से जो और भी पॉइंट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं क्लास कैसी लगी, और अगर पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं आप लोग तो आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस सीरियल वाइज पड़ी हैं। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी जो है कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।